दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, भारतीय संविधान का संगठन कैसे हुआ था। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है टॉपिक को, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ताकि हमको समझने और पढ़ने में आसानी हो। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट है, भारत का संविधान विशाल एवं विस्तृत है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और ये अनुसूचियाँ कब कब जुड़ी? 9वीं अनुसूची पर पहला ही संविधान संशोधन अनुसूची को जोड़ने के लिए, जो कि 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 12वीं लास्ट अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अब हमने देख लिया कब कब जुड़ी। तो हमारा संविधान किस लिए बड़ा है, हम दूसरे देश की तुलना करके देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद और कनाडा के 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और अफ्रीका के 253। इस हिसाब से हमारा संविधान विशाल और विस्तृत कहा गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को बड़ा और विस्तृत कहा है। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन करके आता है किसने कहा है भारत के संविधान को बड़ा और विस्तृत। और अधिक विस्तृत होने के कारण भारत के संविधान को दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? दुर्गुण और वकीलों का। क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया है? तो अधिक विस्तृत होने के कारण कहा गया है। और दूसरी विशेषता है, भारत का लिखित संविधान है। दुनिया में या विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं, एक परंपरा और प्रथाओं पर आधारित है, दूसरा लिखित है। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका यानी यूएसए का था, उसके बाद बाकी सब लोगों ने अपना लिखा। और परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित संविधान ब्रिटेन का है। क्यों यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका का नाम ही लिया जा रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे संविधान विदेशी संविधान में लिया गया है वो अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारा संविधान, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो कि यूएसए से लिया गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित अलिखित, ऐसे ए बी ऑप्शन करके देगा, फिर अलिखित लिखित दोनों। तो आप पढ़े रहेंगे, ध्यान दिए रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली विशेषता देखते हैं। तीसरा है, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित, जो कि हमारी उद्देशिका का मतलब हमारी प्रस्तावना में निहित है। हमारा देश जो है पंथनिरपेक्ष है, समाजवाद है, प्रभुता संपन्न है, सारी चीज़ों से प्रभुता से संपन्न है। और उसके बाद चौथी विशेषता है सांसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन की तरह भारत के भी संविधान में है। ये इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ये एक पॉइंट है, ये ध्यान से देखिएगा, कहीं क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और भारतीय संविधान में इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली, जो कि मैंने बताया। और भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं उनके समान ही नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि यहाँ जो शक्तियाँ सारी निहित होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती। और मंत्रिपरिषद का प्रधान आप लोग जानते ही होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब अगली विशेषता देखते हैं या अगला गुण देखते हैं, यह है मूल अधिकार। जो देश में जो नागरिक हैं उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं। तो कहाँ है? भाग 3 में। भाग 3 बताता है कुल 6 मूल अधिकारों को अपने नागरिकों के लिए। और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार हैं, पूछे जाते हैं। और लेकिन जब संविधान हमारा बन रहा था तो 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा ये अधिनियम था। संपत्ति के अधिकार, जो 7वां अधिकार था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटाकर भाग 3 से 301 का, यहाँ गलती से लिखा गया, 301 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में निहित कर दिया गया है। इसका मतलब 301 का में रख दिया गया है,
वहाँ इसको मूल अधिकार नहीं विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला अधिकार देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ तक? 36 से 51 तक। इसको आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व का पालन कर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। वेलफेयर स्टेट को की अवधारणा को, जो सोच है, उसको साकार किया जा सकता है। इसको कानून द्वारा नहीं लगाया जा सकता, कानून इसको नहीं लगाती। ये जो है अपने आप से इसका पालन करना चाहिए। और एक बात और है, यहाँ ग्रेनवेल ऑस्टिन ने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्यों पूछा जाता है ज़्यादा? क्योंकि अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। और नीति निदेशक तत्वों को ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा है, इसलिए पूछा भी जाता है। और तुलनात्मक यहाँ क्लियर भी रहना चाहिए तुलनात्मक देखने से। अगली विशेषता देखते हैं, नेक्स्ट। 7वां है नागरिकों के मूल कर्तव्य। हम नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य कुछ देश के लिए होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है सारा काम सरकार ही करे, जैसे साफ़ सफाई और सारी चीज़ें। हमारे देश का राष्ट्रगान है, उसकी इज्जत करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 51 का में रखी गई। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये नागरिकों का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मूल संविधान में हमारे नहीं थी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे कि नहीं? तो नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ध्यान देने की सारी ये बातें हैं, सारे पॉइंट हैं। किसकी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह की। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कब? 2002 में, 86वें संविधान संशोधन में। और अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी देश को सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, जो हमारे संविधान में है। संघात्मक संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच विवाद का समाधान करना काम होता है इनका। और संविधान और मूल अधिकारों का, संविधान का संरक्षण, जो हमारा संविधान बना है उसका संरक्षण और मूल अधिकारों का संरक्षण करना न्यायपालिका का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ये हमारी एक विशेषता है हमारे संविधान की कि स्वतंत्र न्यायपालिका। और अगली है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। संविधान हमारा ना ही बहुत कठोर है, ना ही बहुत लचीला है, ये दोनों का अनोखा मिश्रण है। किसको नम्य कहते हैं, किसको अनम्य कहते हैं? जिस संविधान में सरलता से संशोधन किया जा सके उसको नम्य संविधान कहते हैं। और जिसमें संशोधन करने में जटिलता हो तो वहाँ कठोर संविधान कहा जाता है उसको। तो हमारा देश ऐसा है, जब ज़रूरत पड़ती है तो कठोर हो जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो नम्य हो जाता है। केसी वीयर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। इसका मतलब हमारा संविधान बहुत अच्छा है। अब हम लोग जानते ही हैं। अगला देखते हैं, अगली विशेषता केंद्राभिमुख संविधान। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या यहाँ ये बात देखनी चाहिए, संघ है मतलब जुटाव है, एकदम एकता है, संघ है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण यहाँ हैं: शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होना और संविधान ही सर्वोच्च होना, अपरिवर्तनशीलता और हमारी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। ये सब संघ की बात करते, केंद्राभिमुख संविधान की बात करते। परंतु इकहरी नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना एकात्मक संविधान की भी मूल प्रवृत्ति रखता है। संघ के साथ साथ ये एकात्मक संविधान भी हमारा संविधान है, केंद्राभिमुख होते हुए भी एकात्मक भी है। इकहरी नागरिकता का मतलब आगे देखते हैं अगली विशेषता में। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी, क्या संघात्मक होते हुए एकात्मक की प्रवृत्ति को धारण करता है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी विशेषता है। संघात्मक संविधान हमने पढ़ा ना, केंद्राभिमुख संविधान, तो संघात्मक संविधान होते हुए भी ये दोहरी नागरिकता रखता है।
सॉरी, संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है, जो कि प्रथम संघ की और दूसरी राज्य की, मतलब एक देश है उस देश की एक नागरिकता होती है और दूसरी राज्य की। जैसे हम भारत के हो गए, हमारी एक नागरिकता भारत देश की हो, एक उत्तर प्रदेश की हो, ऐसा हमारे देश में नहीं। ऐसा कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का। कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। अगली विशेषता देखते हैं, वयस्क मताधिकार। हमारे देश में वयस्क को मत का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार है, मत का अधिकार है, वो हमारे संविधान में निहित है। ये विशेषता प्रतिनिधियों को निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई। कौन सी? वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन आता है कौन सी प्रणाली है, तो इतना लिखा रहता है वयस्क, युवा, ये सब ऑप्शन देता है, युवा प्रणाली, ये सब, तो ये सब नहीं लगाएंगे हम टिक। वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जो कि संविधान जब बना था उस समय आयु क्या थी? 21 वर्ष, मतलब जो 21 वर्ष का होता था वही जो है मतदान कर पाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में इसको संशोधित करके आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। आज हम लोग जानते ही हैं, जो 18 वर्ष का हो जाता है उसको मतदान करने की अनुमति है। उसके बाद मताधिकार से किसको वंचित किया जाता? कौन मताधिकार नहीं दे पाएगा? जो अनिवास है, जिसकी चित्त विकृति है, जिसका दिमाग नहीं काम करता, जो अपराध हैं या भ्रष्ट काम करते हैं, जिसका अवैध आचरण है, वो लोग जो है मतदान नहीं कर सकते हैं। अंतिम और लास्ट विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान से जो है सरकार के सभी अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सभी इसी से शक्तियाँ लेते हैं। संविधान के हिसाब से मेरा पूरा देश चलता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? संसद की सर्वोच्चता है, और अमेरिका में न्यायपालिका उनकी सर्वोच्च मानी जाती है। तो ये भी एक विशेषता है हमारे यहाँ कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। संविधान को धीरे धीरे पूरा करेंगे। आप पढ़ते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।